हाय, मैं हूं प्रभात, आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट। काफी लंबे टाइम से मैं वीडियोस नहीं डाल रहा था बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग दैट वाज हैपनिंग इन माय लाइफ एंड आज फाइनली मेरे को थोड़ा टाइम मिला है वीडियोस डालने का, स्पेशली क्योंकि वीकेंड है। तो मैंने सोचा क्यों ना बात करते हैं। और किस पे करेंगे? हम करेंगे बात सिगमंड फ्रॉइड के ऊपर। आई नो मैं इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, लाइक सिगमंड चाचा के ऊपर, लेकिन मैंने सोचा यार क्यों ना एक और बार इनके ऊपर बात करते हैं बिकॉज चाचा जी ने इतने सारे काम करे हैं ना, इतने सारे अलग अलग फील्ड्स में, मतलब साइकोलॉजी में ही, कि बात करना तो बनता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज बात करते हैं इनकी सेडक्शन थ्योरी के ऊपर। सुनने में ऐसा लगता है कि सेडक्शन थ्योरी ना इस वक्त बताएंगे कि यार किसी को सेड्यूस कैसे करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट ये इतनी वाहियात है कि आपको सुन के बड़ा अजीब सा लगने लगेगा। देखो, 18वीं सदी का अंत हो रहा था, तो सिगमंड फ्रॉइड जो कि साइको एनालिसिस के फाउंडर माने जाते हैं और काफी बड़े साइकोलॉजिस्ट थे उस टाइम के, और अभी के भी काफी बड़े साइकोलॉजिस्ट माना जाता है उन्हें। उन्होंने ना वुमेन्स के साथ, लाइक औरतों के साथ काम करना स्टार्ट करा था। वैसी औरतें जिनको ना एक मिस्टीरियस सिम्टम्स हो रही थी। कौन से केसेस में? पैरालिसिस का हो गया, एमनीशिया का हो गया, एंजाइटी, इन सब के केसेस में उनको कुछ मिस्टीरियस सिम्टम्स होते थे और उन्होंने उस सिम्टम्स को नाम दिया या फिर उस केसेस को नाम दिया हिस्टेरिया। उन सिगमंड फ्रॉइड ने उनकी कहानियां सुनी, जो भी वो कहानियां वगैरह बता रही थी वो महिलाएं, वो सुनी और उन्होंने एक आखिर में एक निष्कर्ष पे आए, एक कंक्लूजन पे आए कि जितनी भी औरतें मेरे को बता रही हैं अपनी कंडीशन के बारे में, इनको कभी ना कभी सेक्सुअल अब्यूज सामना करना पड़ा था इनके बचपन में। वो भी किसके द्वारा? इनके फैमिली मेंबर द्वारा। ऐसा इनका कहना था। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं इनके किसी वर्ड को सपोर्ट नहीं करता इस केस में, लेकिन ऐसा इनका कहना था। उन्होंने जितने भी ये ट्रॉमेटिक चीजें थी इन सबको लिया और उनको एक रियल लाइफ सिडक्शन या फिर असॉल्ट से जोड़ दिया और बोला कि इसी कारण से किसी इंसान को साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा होता है। ठीक है, इसी को इन्होंने नाम दे दिया सेडक्शन थ्योरी। उनका ये आइडिया ये था कि जो न्यूरोसिस जैसी कंडीशंस होती है, स्पेशली अगर वो अडल्टहुड में हो रही होती है, तो ज्यादातर केसेस में वो कभी ना कभी बचपन में अगर कोई सेक्सुअल अब्यूज झेला हो उस इंसान ने, तब होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, फिर तभी होती है। ठीक है, ये इनका मेन कहना था। देखो, पहली बात तो हमको सुनने में ही समझ आ रहा है कि इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्यों थी, लेकिन दूसरा रीजन ये भी था कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ इतना कहना कि सेक्सुअल अब्यूज जो कोई बच्चा अपने बचपन में झेलता है अपने किसी फैमिली मेंबर द्वारा, वो एक रीजन बनता है उसके फ्यूचर न्यूरोसिस जैसे कंडीशन का, यही सबसे बड़ा एक मेन इशू था। और साथ ही साथ जो काफी रिस्पेक्टेड एस्टैब्लिशमेंट थी, मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट्स, उन्होंने कहा कि ये चीज जितनी फ्रीक्वेंटली तुम बता रहे हो ना कि तुम्हारे पास इतने पेशेंट आते हैं, उनके साथ यही केसेस होने चाहिए, ऐसा होता नहीं है। जितना तुम बोलते हो उतना कुछ हो नहीं रहा है। इसीलिए जो सिगमंड फ्रॉइड के साथ जो काम करते थे उनके दोस्त यार, है ना, या फिर कलीग्स वगैरह, उन्होंने भर भर के गालियां बकी इनको। बोले, मतलब जो पूरी साइकोलॉजी की कम्युनिटी थी या फिर काफी लंबी चौड़ी जो कम्युनिटी है, उन्होंने बहुत बैकलैश दिया। वो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि कुछ इनके पेशेंट ने इनको फिजिकली या फिर पर्सनली अटैक भी करा था और काफी सारे पेशेंट्स ने और कलीग ने अपने आप को इनसे दूर भी कर लिया था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि ये इस थ्योरी को छोड़ देते हैं, मतलब अबैंडन कर देते हैं। जैसे कोई पुराना खंडर होता है ना, उसी प्रकार इन्होंने बस छोड़ दिया। अब ये दिल में इतना बदलाव कहां से आया, हृदय परिवर्तन हुआ कहां से? देखो, सिगमंड फ्रॉइड के ऊपर जो इतना सारा प्रेशर पड़ा ना इस पूरी सोसाइटी का कि यार इन्होंने क्या कह दिया है, तो उस कारण से उनको एक प्रकार से मजबूर होना पड़ा इस थ्योरी को छोड़ने के लिए। इस चीज का उन्होंने एक्सप्लेनेशन ये दिया कि जो उनके पास इंसान आते थे ये कह के कि मेरे साथ कभी सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, एक्चुअल में उनके साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज हुआ नहीं था। वो बस उसके दिमाग ने एक फॉल्स मेमोरी बना दी, और ये जो फॉल्स मेमोरी है वो बचपन की फैंटेसीज भी हो सकती है और विश भी हो सकती है। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन इन्होंने इस चीज को एक ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के साथ थोड़ा जोड़ दिया एंड इस प्रकार से उन्होंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने का ट्राई करा कि ये जो चेंज है ना जरूरी भी था। उसने करा क्या, जो साइको एनालिसिस है ना उसको अनकॉन्शियस से थोड़ा निकाल के बाकी जो चीजें होती है, जैसे कि हमारे सपने हो गए, ड्रीम्स हो गई, हमारी साइकी लाइफ हो गई, सिंबल्स हो गए, इन सब के ऊपर भी हमने विश्लेषण करना, एनालाइज करना स्टार्ट करा। लेकिन अगर हम अभी के 2025 के अनुसार देखें तो क्या सिगमंड फ्रॉइड का वो सेडक्शन थ्योरी को छोड़ना सही था या गलत? देखो, कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि एकदम सही था कि उन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया। इनफैक्ट ये इतना घटिया थ्योरी थी कि उन्होंने बच्चों के या फिर वैसे लोग जिनको एक्चुअल में कभी सेक्सुअल अब्यूज का सामना करना पड़ा था, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया अपनी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए, है ना, उनके केसेस का इस्तेमाल करा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं, मतलब इस थ्योरी को नहीं
बट सिगमंड फ्रॉइड को सपोर्ट करते हैं कि उन्होंने एक ऐसी थ्योरी देकर काफी सारे नए दरवाजे, नए रास्ते खोले हैं ताकि हम अनकॉन्शियस को और हमारी साइकी कैसे बनती है उसको और अच्छे से समझ सके। क्योंकि हमारी साइकी सिर्फ और सिर्फ हमारे आसपास जो हो रहा होता है उससे नहीं बनती, हमारी खुद की क्या विशेष है, हम किस तरीके से इमेजिन करते हैं, क्या क्या फैंटेसाइज करते हैं, ये सारी भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये चीज हमें बताती है कि हमारी साइकी किस प्रकार से काम करती है। लेकिन देखो, हम इसके ऊपर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिगमंड फ्रॉइड उस समय भले ही उन्होंने ऐसी ऊट पटांग चीजें बोली या थ्योरीज वगैरह दी, बट फिर भी उनका ये कहना कि अगर कोई रियल ट्रॉमा है उसका एक बहुत लंबा इफेक्ट है ना, लॉन्ग लास्टिंग साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है, वो सही निकला। असलियत में भी अगर कोई बच्चा है जिसको बचपन में काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है तो फ्यूचर में भी जाके उसको दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। क्यों? कोई एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बिल्डअप हो गया उसके अंदर। तो इस बारे में तो हम कह सकते हैं कि हाँ, वो सही रास्ते पे थे लेकिन सही गाड़ी में नहीं, है ना। कि सिडक्शन थ्योरी वगैरह वगैरह के ऊपर बात ना ही करते तो बेहतर होता। लेकिन उन्होंने बात करा, उनके आने वाली थ्योरीज में उन्होंने फैंटेसीज के बारे में, रिप्रेशन के बारे में, डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में, डिनायल हो गया, काफी सारी चीजों के ऊपर बात करा। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ किसी और दिन किसी और साइकोलॉजिकल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना। और अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट में जरूर लिखना। बाय।